हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर एल चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा एचएससीबी सिद्धांत के तीसरे नंबर की एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है सहजीवन अर्थात सिम्बायोसिस। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं एचएससीबी सिद्धांत की दो एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट कर चुका हूं। एप्लीकेशन नंबर 1 में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था संकुलों का स्टैट मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। एप्लीकेशन नंबर 2 में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण, मतलब किस हैलोजन अम्ल के अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होते हैं और किस हैलोजन अम्ल के अम्लीय गुण सबसे कम होते हैं और क्यों। इसको हमने एचएससीबी सिद्धांत के आधार पर समझा था, ठीक है ना। अब आज के इस लेक्चर में एचएससीबी सिद्धांत की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, जिसका नाम है सहजीवन अर्थात सिम्बायोसिस। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, एचएससीबी सिद्धांत की जितनी भी एप्लीकेशन है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों की सहजीवन है अर्थात सिम्बायोसिस है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इसका क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रखा है, ठीक है ना। तो आप लोग इस सहजीवन वाली एप्लीकेशन को ध्यान से समझ कर चलना, ठीक है ना। मेरे साथ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे सहजीवन वाली एप्लीकेशन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि एग्जाम में इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब सहजीवन की एप्लीकेशन से रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं आप लोगों के लिए लास्ट में बताऊंगा। पहले सहजीवन वाली एप्लीकेशन को आप लोग ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। अब देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं नोट्स पर डिस्कशन और कर लेता हूं। काफी स्टूडेंट्स मेरे से ऐसे पूछ रहे थे कि सर हम नोट्सों को किस तरीके से अरेंज करें। तो देखो, मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि आप लोगों के कंप्लीट नोट्स चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे दोनों मीडियम के अंदर, हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के अंदर। साथ के साथ ही आप लोगों को लास्ट ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोगों की जो बीएससी की रेगुलर क्लास है वो सभी रेगुलर क्लास आप लोगों की चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर चलनी है। तो सभी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके ऐप से जुड़ जाना। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब मैं मेरी क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, अब जो मैं डिस्कशन करूंगा वो एचएससीबी सिद्धांत के तीसरे नंबर की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है सहजीवन अर्थात सिम्बायोसिस। तो देखो, सबसे पहले तो मैं सहजीवन का मतलब बता देता हूं कि आखिरकार सहजीवन का क्या मतलब होता है। तो अपने सामान्य शब्दों में देखें तो जैसा कि उसके नाम से पता लग रहा है सहजीवन, सहजीवन को अपने सामान्य शब्दों में बोले तो सहजीवन का मतलब होता है संगति का सर। अब ये कॉम्प्लेक्सों पर संगति का सर किस तरीका से पड़ता है वो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, सहजीवन को अपने सामान्य शब्दों में बोले तो सहजीवन का मतलब होता है संगति का असर। अब ये संगति का असर कॉम्प्लेक्सों पर किस तरीका से पड़ता है उसको मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, माना कि कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, माना कि कोई कॉम्प्लेक्स है मतलब संकुल है। अब आप लोगों को पता है संकुलों का निर्माण किससे होता है? मेटल और लिगेंडों से होता है। और मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। और उनके यौगिकों को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अर्थात उपसंयोजक यौगिक बोलते हैं। इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। तो माना कि कोई कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स में मेटल है, ठीक है ना, और माना कि उस मेटल का नेचर कठोर है। ध्यान से समझना, इसका पूरी का बेस बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। कोई कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है और माना कि वो मेटल आप लोगों की कठोर है, ठीक है ना। और उस कठोर मेटल से अगर आप लोगों ने मृदु लिगेंडों को जोड़ दिया तो उन लिगेंडों का इफेक्ट या उन लिगेंडों की संगति उस मेटल पर पड़ेगी और वो मेटल भी आप लोगों की क्या हो जाएगी? मृदु हो जाएगी। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, माना कि कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स में आप लोगों की मेटल है और माना कि वो मेटल आप लोगों की कठोर है, ठीक है ना, वो मेटल आप लोगों की कठोर है। उस कठोर मेटल से अगर आप लोगों ने मृदु लिगेंडों को जोड़ दिया तो उन मृदु लिगेंडों का इफेक्ट या उन मृदु लिगेंडों की संगति उस मेटल पर पड़ेगी और वो मेटल आप लोगों की क्या हो जाएगी? मृदु हो जाएगी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, कि जो मेटल आप लोगों की कठोर थी, जैसे ही लिगेंड मृदु लिगेंड उससे जुड़े तो उस मेटल का नेचर भी क्या हो गया? मृदु हो गया। बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं दूसरे शब्दों में कि माना कि कोई मेटल है और उस मेटल का नेचर मृदु है, ठीक है ना, माना कि कोई मेटल है, मेटल का नेचर मृदु है और उस मृदु मेटल से, सॉफ्ट मेटल से अगर आप लोगों ने कठोर लिगेंडों को जोड़ दिया तो जो मृदु मेटल थी आप लोगों की, वो लिगेंडों की वजह से वो मेटल आप लोगों की क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? तो मेटल की कठोरता और मृदुता डिपेंड करेगी लिगेंड पर। अगर लिगेंड कठोर है तो मेटल का नेचर भी क्या हो जाएगा? कठोर
कठोर, और अगर लिगेंड मृदु है तो उस मेटल का नेचर भी क्या हो जाएगा, मृदु। बात समझ में आ गई ना। ये डिपेंड करेगा कि लिगेंड मेटल से कौन सा जुड़ने के लिए जा रहा है। अगर मेटल से कठोर लिगेंड जुड़ने के लिए जा रहा है तो मेटल का नेचर कठोर हो जाएगा, और अगर मेटल से मृदु लिगेंड जुड़ने के लिए जा रहा है तो मेटल का नेचर क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। ठीक है ना। इस परिघटना को एक जॉर्ज जॉनसन नाम का साइंटिस्ट था, उसने इस परिघटना को सहजीवन बोला था, अर्थात उसको सिम्बायोसिस बोला था। मैं साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को सामने लिख देता हूं। एक जॉर्ज जॉनसन नाम का जॉर्ज जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने इस परिघटना को सहजीवन अर्थात सिम्बायोसिस बोला था। साइंटिस्ट का नाम क्या था, जॉर्ज जॉनसन। तो देखो एक बार फिर से मैं सहजीवन वाले टॉपिक को आप लोगों के लिए दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि माना कि कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, और उस कॉम्प्लेक्स में जो आप लोगों की मेटल है तो मेटल की कठोरता व मृदुता डिपेंड करेगी लिगेंड पर। अगर माना कि मेटल का नेचर कठोर है और आपने उससे मृदु लिगेंडों को जोड़ दिया तो उन मृदु लिगेंडों का इफेक्ट उस मेटल पर लगेगा, या उन मृदु लिगेंडों की संगति उस मेटल पर लगेगी और मेटल भी आप लोगों की क्या हो जाएगी, मृदु हो जाएगी। माना कि कोई आप लोगों की मृदु मेटल है, ठीक है ना, और उससे अगर आप लोगों ने कठोर लिगेंडों को जोड़ दिया तो उस मेटल का नेचर भी क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। मतलब मेटल की कठोरता व मृदुता डिपेंड करेगी कि उससे जुड़ने के लिए कौन जा रहा है। अगर उससे कोई कठोर वाला जुड़ने के लिए जा रहा है तो मेटल का नेचर कठोर हो जाएगा, और यदि उससे मृदु वाला कोई जुड़ने के लिए जा रहा है तो मेटल का नेचर मृदु हो जाएगा। ठीक है ना। तो सहजीवन वाले टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। उस एक एग्जांपल से ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहां पर एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं आप लोगों के लिए B+3 को, ठीक है ना, ये B+3 को ले रहा हूं। अब देखो ध्यान से समझना, ये B+3 आप लोगों का अम्ल है, ये कठोर अम्ल भी हो सकता है और मृदु अम्ल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि इससे जुड़ने के लिए कौन जा रहा है। ठीक है ना। अगर इससे मैंने कठोर लिगेंडों को जोड़ दिया तो इसका नेचर कठोर हो जाएगा, और यदि मैंने इससे मृदु लिगेंडों को जोड़ दिया तो इसका नेचर मृदु हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए, B+3 एक अम्ल है, ठीक है ना, B+3 एक अम्ल है, ये आप लोगों का कठोर अम्ल भी हो सकता है और आप लोगों का मृदु अम्ल भी हो सकता है। यदि मैं B+3 के साथ में 3F- को जोड़ दूं तो देखो फ्लोरीन के बारे में आप लोग सभी जानते हो, इससे पहले वाले लेक्चरों में मैंने आप लोगों के लिए पहचान करना बताया था कि लिगेंडों की आप लोग किस तरीका से पहचान करोगे कि ये कठोर लिगेंड है, मृदु लिगेंड है। तो मैंने आप लोगों के लिए बताई थी कि किसी भी लिगेंड के अंदर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट यदि फ्लोरीन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, तो वो सभी लिगेंड कठोर क्षार की तरह अर्थात हार्ड बेस की तरह व्यवहार करते हैं। और इनके अलावा कोई और प्रेजेंट हो, कोई भी हो सकता है, वो फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, आप लोगों का कार्बन हो सकता है, ठीक है ना, या H- हो सकता है, वो सभी आप लोगों के मृदु क्षार की तरह व्यवहार करते हैं अर्थात सॉफ्ट बेस की तरह व्यवहार करते हैं। तो जब B+3 के साथ में मैं 3F- लिगेंडों को जोड़ता हूं तो जो आप लोगों का BF3 यौगिक बनेगा, ये जो आप लोगों का BF3 यौगिक बनेगा, ये कठोर अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, ये कठोर अम्ल की तरह अर्थात हार्ड एसिड की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है ना। और ये हार्ड एसिड की तरह व्यवहार किसकी वजह से कर रहा है, इस फ्लोरीन की वजह से, क्योंकि फ्लोरीन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है ना। फ्लोरीन का नेचर क्या होता है, कठोर होता है। तो फ्लोरीन का इफेक्ट या इस F- का इफेक्ट इस B+3 पर लगता है, और जो यौगिक BF3 बनता है इसका नेचर क्या हो जाता है, कठोर अम्ल हो जाता है अर्थात हार्ड एसिड हो जाता है। किसकी वजह से, F- की वजह से। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, मैं एक केस और लेता हूं आप लोगों के सामने। इसी B+3 के साथ में अगर मैं 3H- लिगेंड को जोड़ दूं, ठीक है ना, तो देखो इससे पहले वाले लेक्चरों में मैंने आप लोगों के लिए एक बात बताई थी कि अगर H पर प्लस चार्ज हो तो प्लस चार्ज का मतलब यह हुआ कि H के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है। भाई हाइड्रोजन होता है, अगर उसके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, और अगर हाइड्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो H+ कभी भी लिगेंड नहीं हो सकता, क्योंकि लिगेंडों की तो यह पहचान होती है कि जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो H+ लिगेंड नहीं हो सकता, क्योंकि H+ के पास में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। इसलिए H+ को तो मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया था, कठोर अम्ल अर्थात हार्ड एसिड बताया था। और जो H- होता है, अब आप लोगों को पता है माइनस के पास में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो H- किसकी तरफ
व्यवहार करता है मृदु क्षारों की तरह, अर्थात तो सॉफ्ट बेस की तरह। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि जब H पर प्लस चार्ज होगा तो वो कठोर अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, और H पर जब माइनस चार्ज होगा तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, मृदु क्षार की तरह, अर्थात सॉफ्ट बेस की तरह। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो B+3 के साथ में जब मैं 3H- मृदु लिगेंडों को जोड़ता हूं, यहां पर H- का व्यवहार क्या होता है, मृदु होता है, तो यहां पर जो आप लोगों का BH3 यौगिक बनेगा ये यहां पर मृदु अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना। BH3 यौगिक आप लोगों का मृदु अम्ल अर्थात सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार करेगा, सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार करेगा। मैं लिख देता हूं यहां पर सॉफ्ट एसिड। अब देखो बोर्ड की तरफ देखिए, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक बात बोली थी कि जो B+3 है ये आप लोगों का अम्ल है, ये आप लोगों का कठोर अम्ल भी हो सकता है और मृदु अम्ल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इससे जुड़ने के लिए कौन जा रहा है। जब B+3 के साथ में 3F- लिगेंडों को मैंने जोड़ा तो यहां पर जो BF3 आप लोगों का यौगिक बना ये आप लोगों का कठोर अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। किसकी वजह से, इस F- की वजह से, क्योंकि F- का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। तो जो आप लोगों का अम्ल बनेगा वो अम्ल आप लोगों का क्या बनेगा, कठोर अम्ल अर्थात हार्ड एसिड बनेगा। दूसरे केस में मैंने क्या किया था, इसी B+3 के साथ में 3H- लिगेंडों को जोड़ दिया, तो H- आप लोगों को पता है किसकी तरह व्यवहार करता है, मृदु की तरह करता है। तो यहां पर जो आप लोगों का BH3 यौगिक बना ये BH3 यौगिक आप लोगों का मृदु अम्ल की तरह अर्थात सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार करेगा। किसकी वजह से, इस H- की वजह से। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि मेटल की कठोरता व मृदुता किस पर डिपेंड करती है, जुड़ने वाले पर। अगर जुड़ने वाले का नेचर कठोर है तो उसका नेचर कठोर हो जाएगा, और जुड़ने वाले का नेचर अगर मृदु है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैं क्या करता हूं, ये आप लोगों का BF3 यौगिक है ना, ये आप लोगों का BF3 यौगिक है, अगर इसकी रिएक्शन मैं F- से करवा दूं तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स आप लोगों का क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। क्योंकि HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्बिनेशन अगर हार्ड हार्ड का हो रहा है या सॉफ्ट सॉफ्ट का हो रहा है तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। चलो ठीक है। और इस BH3 आप लोगों का जो यौगिक है अगर इसके साथ मैं H- लिगेंड को जोड़ दूं तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा या जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आप लोगों का क्या बनेगा, स्टेबल। क्योंकि इस कंडीशन में जो आप लोगों का कॉम्बिनेशन होगा वो किसका होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट का। और HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन चाहे हार्ड हार्ड का हो या सॉफ्ट सॉफ्ट का, ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो एक काम करता हूं, मैं दोनों रिएक्शनों को आप लोगों के सामने यहां पर बोर्ड पर लिख देता हूं, ठीक है ना, फिर दोबारा से एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो बोर्ड की तरफ देखते रहिए आप लोग। यहां पर मैं क्या करता हूं, ये आप लोगों का BF3 यौगिक है, इसकी रिएक्शन तो मैं किससे कर देता हूं, F- से। और जो आप लोगों का BH3 यौगिक है इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूं, H- से। फिर देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है हम लोगों का, तो देख लो। तो देखो मैं यहां पर आप लोगों के सामने BF3 जो आप लोगों का यौगिक है इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, F- के साथ। तो जो BF3 यौगिक है ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कठोर अम्ल की तरह, ठीक है ना, किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कठोर अम्ल की तरह अर्थात हार्ड एसिड की तरह। और जो F- आप लोगों का लिगेंड है ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कठोर क्षार की तरह, ठीक है ना, ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कठोर क्षार की तरह, मतलब हार्ड बेस की तरह। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये आप लोगों का BF3 है, ठीक है ना, लिगेंड आप लोगों का कौन है, F-। तो इसके साथ वो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहां पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कठोर कठोर का हो रहा है अर्थात हार्ड हार्ड का हो रहा है। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेबल होता है। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, कठोर कठोर का संयोग, कठोर कठोर का संयोग, मतलब हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन हो रहा है। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेबल होता है अर्थात स्थायी होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये जो आप लोगों का BF3 यौगिक है इस फ्लोरीन की वजह से ये कठोर अम्ल की तरह अर्थात हार्ड एसिड की तरह व्यवहार करता है। अगर इसकी रिएक्शन में F- लिगेंड के साथ करवा दूं तो F- आपको पता है कठोर क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो यहां पर प्रोडक्ट में जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कठोर कठोर का हो रहा है अर्थात हार्ड हार्ड का हो रहा है। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेबल होता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं रिएक्शन करवा देता हूं BH3 यौगिक की, ठीक है ना, BH3 यौगिक की रिएक्शन किससे करवा देता हूं, H- से। तो BH3 यौगिक किसकी तरह व्यवहार करता है, मृदु अम्ल की तरह,
ठीक है ना। BH3 यौगिक किसकी तरह व्यवहार करता है, मृदु अम्ल की तरह, अर्थात सॉफ्ट एसिड की तरह। और जो H- आप लोगों का लिगेंड है, ये आप लोगों का किसकी तरह व्यवहार करता है, मृदु क्षार की तरह, अर्थात सॉफ्ट बेस की तरह। ठीक है ना, किसकी तरह व्यवहार करता है, मृदु क्षार की तरह, अर्थात सॉफ्ट बेस की तरह। तो देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो सॉफ्ट सॉफ्ट का हो रहा है। ठीक है ना, प्रोडक्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो सॉफ्ट सॉफ्ट का हो रहा है। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCl थ्योरी का अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, मृदु मृदु, मृदु मृदु का संयोग। ठीक है ना, मृदु मृदु का संयोग। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCl थ्योरी का अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेबल होता है, अर्थात स्थायी होता है। पहले तो बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना कि BF3 जो यौगिक है इस फ्लोरीन की वजह से ये कठोर अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर इसकी रिएक्शन मैं कठोर क्षार के साथ करवा दूं तो प्रोडक्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कठोर कठोर का हो रहा है, अर्थात हार्ड हार्ड का हो रहा है। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCl थ्योरी का अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेबल होता है। नीचे वाले केस में मैंने क्या किया था, जो BH3 यौगिक है, ठीक है ना, वो इस हाइड्रोजन की वजह से भी किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, मृदु अम्ल की तरह, अर्थात सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है। इसकी रिएक्शन जब मैं मृदु क्षार के साथ करवा दूं, अर्थात H- के साथ करवा दूं, तो प्रोडक्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो सॉफ्ट सॉफ्ट का हो रहा है, अर्थात मृदु मृदु का हो रहा है। और ऐसा कॉम्बिनेशन भी HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेबल होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूं, कॉम्बिनेशन उल्टा सीधा करवा देता हूं। उल्टा सीधा इस तरीका से करवा देता हूं कि यहां पर तो मैं किसको जोड़ देता हूं, H- को, और यहां पर मैं किसको जोड़ देता हूं, F- को। फिर देखते हैं हम लोगों का प्रोडक्ट क्या बनता है। तो देखो ये BF3 यौगिक कठोर अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर इसके साथ मैं H- मृदु क्षार को जोड़ दूं, H- मृदु क्षार को जोड़ दूं, ठीक है ना, H- आप लोगों को कौन हो गया, मृदु क्षार हो गया, अर्थात ये आप लोगों को कौन हो गया, सॉफ्ट बेस हो गया। तो यहां पर जो प्रोडक्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन होगा वो किसका होगा, कठोर मृदु का होगा। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCl थ्योरी का अकॉर्डिंग क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अर्थात अस्थायी होता है। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है आप लोगों का वो किसका हो रहा है, कठोर मृदु का। ठीक है ना, कठोर मृदु का। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCl थ्योरी का अकॉर्डिंग क्या होता है, अस्थायी होता है, अर्थात अनस्टेबल होता है। चलो ठीक है, यहां पर मैं BH3 के साथ किसको जोड़ दूं, F- को जोड़ दूं। ठीक है ना, F- लिगेंड को जोड़ दूं। और F- जो आप लोगों का लिगेंड है ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कठोर क्षार की तरह। ठीक है ना, किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कठोर क्षार की तरह, मतलब हार्ड बेस की तरह। तो प्रोडक्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कॉम्बिनेशन आप लोगों का क्या हो रहा है, कठोर कठोर का। ठीक है ना, सॉरी, कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, मृदु कठोर का। कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, मृदु कठोर का। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अस्थायी होता है, अर्थात अनस्टेबल होता है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना कि HCl थ्योरी में हम लोगों ने क्या बात बोली थी कि मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन अगर कठोर कठोर का हो रहा है या मृदु मृदु का हो रहा है तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स भी क्या होते हैं, स्टेबल। लेकिन यदि मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन कठोर मृदु का हो रहा है या मृदु कठोर का हो रहा है, मतलब हार्ड सॉफ्ट का हो रहा है या सॉफ्ट हार्ड का हो रहा है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अर्थात अनस्टेबल होते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स आपस में रिएक्शन कर लें तो इनसे जिस प्रोडक्ट का निर्माण होगा वो प्रोडक्ट आप लोगों का स्टेबल होगा। क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब अनस्टेबल चीजें आपस में रिएक्शन करती हैं तो उनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हम लोगों का क्या बनता है, स्टेबल बनता है। बात समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि ये आप लोगों के ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, मतलब दोनों ही प्रोडक्ट आप लोगों के कौन है, अनस्टेबल। जब ये अनस्टेबल आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनसे जिस प्रोडक्ट का निर्माण होगा वो प्रोडक्ट आप लोगों का स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो मैं वो रिएक्शन भी आप लोगों के सामने शो करके बता देता हूं कि किस तरीका से जब दो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो किस तरीका से स्टेबल वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए बोर्ड की तरफ, मैंने दोनों ही अनस्टेबल प्रोडक्टों की आपस में रिएक्शन करवा देता हूं। ठीक है ना, तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए जो दोनों ही प्रोडक्ट है। यहां पर BF3, ठीक है ना, BF3 के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन बना रहा था, आप लोगों का H। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, BH3, और BH3 के साथ जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा था वो आप लोगों का कौन बना रहा था, F- लिगेंड। यहां पर इन दोनों का नेचर लिख देता हूं। आप लोगों को पता है ये कठोर अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है ना, कठोर अम्ल की तरह, हार्ड एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है। और ये आप लोगों का कौन हो गया, मृदु क्षार हो गया, अर्थात सॉफ्ट। ये आप लोगों का कौन हो गया, सॉफ्ट बेस हो गया। ये आप लोगों का कौन हो गया, मृदु
अम्ल हो गया, ये आप लोगों का सॉफ्ट एसिड हो गया, और ये आप लोगों का कठोर क्षार हो गया, अर्थात ये आप लोगों का हार्ड बेस हो गया। तो जो आप लोगों के ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, मतलब जो दोनों ही कंपाउंड है आप लोगों के, ये क्या है, अस्थायी है अर्थात अनस्टेबल है, ठीक है ना। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया होगी आप लोगों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम ये जानते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम उनको बोलते हैं कि वे अभिक्रिया जिसमें अणु के एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु समूह आ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस तरीका से होगी कि यहाँ पर आपस में दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि HCl थ्योरी का अकॉर्डिंग इसका कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, कठोर मृदु का हो रहा है, और इसका कॉम्बिनेशन मृदु कठोर का हो रहा है। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCl थ्योरी का अकॉर्डिंग क्या होता है, अस्थायी होता है अर्थात अनस्टेबल होता है। जब ये अनस्टेबल आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आप लोगों का क्या बनेगा, स्टेबल। और यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन कौन सी हो रही है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, इस H की जगह पर तो कौन जुड़ जाएगा आप लोगों का, फ्लोरीन, और इस फ्लोरीन की जगह पर आप लोगों का कौन जुड़ जाएगा, H। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आप लोगों का स्टेबल बनेगा। स्टेबल कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। इस BF3 के साथ तो आप लोगों का कौन जुड़ जाएगा, F- लिगेंड जुड़ जाएगा, और इस BH3 के साथ आप लोगों का H- लिगेंड जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है आप लोगों का वो किसका हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है कठोर अम्ल का कठोर क्षार के साथ हो रहा है, कठोर अम्ल का कठोर क्षार के साथ हो रहा है, मतलब हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ हो रहा है। और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो मृदु अम्ल का मृदु क्षार के साथ हो रहा है, मृदु अम्ल का मृदु क्षार के साथ हो रहा है। और ऐसा कॉम्बिनेशन जो HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्थायी होता है अर्थात स्टेबल होता है। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि जब दो अनस्टेबल कंपाउंड या अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनसे जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है वो प्रोडक्ट आप लोगों का स्टेबल होता है। और HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो आप लोगों का कंपाउंड है, दोनों कॉम्प्लेक्स आप लोगों के ये अस्थायी है, अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है मेटल और लिगेंड का वो कठोर मृदु और मृदु कठोर का हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कठोर का हो रहा है और मृदु का हो रहा है, मतलब हार्ड का हो रहा है और सॉफ्ट का हो रहा है। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेबल होता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीका से बनते हैं। भाई आप लोग की BSc की एग्जाम में सहजीवन वाली एप्लीकेशन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो देखो या तो वो डायरेक्ट आप लोगों से इस तरीका से पूछ लेता है कि सहजीवन पर शॉर्ट नोट्स लिखिए या सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए, या फिर वो आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन दे देगा, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन दे देगा, दो कॉम्प्लेक्स दे देगा, एक कॉम्प्लेक्स के बारे में वो ये बोल देगा कि यह संकुल स्थायी है और यह संकुल अस्थायी है, इसको आप लोग HCl सिद्धांत के आधार पर समझाइए या सहजीवनता के सिद्धांत के आधार पर समझाइए। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, तो आप लोग किस तरीका से जवाब दोगे वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो लास्ट ईयर की एग्जाम में जो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। उसमें सहजीवन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो सहजीवनता के आधार पर आप लोग किस तरीका से एग्जाम में जवाब दोगे, मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि सहजीवन वाली एप्लीकेशन से किस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन या तो वो डायरेक्ट आप लोगों से पूछेगा कि सहजीवनता को समझाइए या सहजीवन पर आप शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो जिस तरीका से मैंने नोट्सों में लिखा रखी है उसी तरीका से लिख देना। और नोट्स मेरे वाले प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास में होने चाहिए, क्योंकि मेरा हमेशा ही BSc का रिजल्ट नंबर 1 पर रहता है, ठीक है ना। क्योंकि जो नोट्स की लैंग्वेज है मैंने इतनी शानदार तरीका से सेट कर रखी है कि कोई कैसा भी एग्जामिनर हो लैंग्वेज को देखते ही इंप्रेस हो जाए, ठीक है ना। इसलिए मेरे वाले नोट्स प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास में होने चाहिए। और नोट्स की आप लोगों के लिए बताई दिया मैंने, सभी नोट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना और जितने भी नोट्स हैं उनको अपनी फेयर कॉपी में उतार लेना। बात समझ में आ गई ना। तो जिस एंगल से मैंने नोट्सों में लिखा रखी है एग्जाम में भी आप लोगों को उस तरीका से ही लिखना है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं सहजीवनता के आधार पर लास्ट ईयर की एग्जाम में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ठीक है ना। फिर मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि एग्जाम में आप लोगों को उसको जवाब किस तरीका से देना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन किस तरीका से पूछ सकता है सहजीवनता के आधार पर।
तो देखो लास्ट ईयर की एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। इसमें सहजीवन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है आप लोगों का, तो उसके आधार पर ही आप लोगों को जवाब देना है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में आप लोगों के सामने लिख देता हूं। कॉम्प्लेक्स आप लोगों का ये COCN का होल 5, ठीक है ना। और ये आप लोगों को कौन है, NCS, ठीक है ना, NCS। और एग्जामिनर ये बोला है कि यह संकुल, ठीक है ना, यह संकुल अस्थायी है, ठीक है ना। यह संकुल अस्थायी है मतलब अनस्टेबल है, यह संकुल अस्थायी है। चलो ठीक है ना। अगला कॉम्प्लेक्स उसने लिया है, अगला कॉम्प्लेक्स आप लोगों के सामने उसने लिया है COCN का होल 5, ठीक है ना, COCN का होल 5। और यहां पर लिया उसने S, ठीक है ना, यहां पर उसने लिया है SCN, ठीक है ना। और ये बोला है कि यह संकुल आप लोगों का क्या है, स्थायी, ठीक है ना। यह संकुल आप लोगों का क्या है, यह संकुल स्थायी है। और लास्ट में उसने पूछा है क्यों, इसको हम लोगों को समझाना है HSCB सिद्धांत के आधार पर। तो देखो पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना। अब मैं आप लोगों के लिए इसका रीजन देता हूं, इसका जवाब देता हूं कि आप लोगों को एग्जाम में इस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग उसका किस तरीका से जवाब दोगे। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को आप लोगों के सामने बता रहा हूं। लास्ट ईयर की एग्जामों में यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि इस संकुल के बारे में, तो वो क्या बोल रहा है कि यह संकुल आप लोगों का कौन है, अस्थायी अर्थात अनस्टेबल है। और इस कॉम्प्लेक्स के बारे में वो क्या बोल रहा है कि यह संकुल आप लोगों को कौन है, स्थायी अर्थात स्टेबल है, ठीक है ना। क्यों, इसको आप लोगों को सहजीवनता के आधार पर समझाना है, मतलब सिम्बायोसिस के आधार पर इसको आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करना है। चलो ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो यहां पर आप लोगों को कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस यहां पर क्या काम कर रहा है कि एग्जामिनर जिस कॉम्प्लेक्स के बारे में ये बोल रहा है कि यह संकुल अस्थायी है, तो हम जानते हैं कि HSCB थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स वही अनस्टेबल होता है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन या तो कठोर मृदु का हो रहा है या मृदु कठोर का हो रहा है। तो एक बात तो हम लोगों को पहले से ही समझ में आ गई कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्बिनेशन कठोर मृदु का हो रहा है या मृदु कठोर का हो रहा है। यह बात हम लोगों को पहले से ही पता लग गई। क्यों, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स को एग्जामिनर अस्थायी अर्थात अनस्टेबल बता रहा है। मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, देखो इस कॉम्प्लेक्स के नाम दे देता हूं। इसको तो मैं आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बता देता हूं, ठीक है ना। और इसको मैं आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स सेकंड ले लेता हूं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए इसको तो मैंने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट दे दिया और इसको मैंने आप लोगों के सामने कॉम्प्लेक्स सेकंड दे दिया, ठीक है ना। इस कॉम्प्लेक्स सेकंड के बारे में एग्जामिनर ये बोला है कि यह संकुल आप लोगों का कौन है, स्थायी स्टेबल है। तो एक बात तो हम लोगों को पहले ही समझ में आ गई कि जिस कॉम्प्लेक्स को वो स्टेबल बता रहा है उसमें कॉम्बिनेशन या तो कठोर कठोर का होगा या मृदु मृदु का होगा। चलो ठीक है, चेक करते हैं। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कशन करता हूं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर आंसर की बात कर रहे हैं हम। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को मैंने आप लोगों के सामने यहां पर ये लिख दिया, ठीक है ना। ये हम लोगों का कौन हो गया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हो गया। अब हम लोगों को पता है कि इसको एग्जामिनर, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है आप लोगों का, इसको एग्जामिनर क्या बता रहा है, अस्थायी बता रहा है अर्थात अनस्टेबल बता रहा है। तो या तो इसमें कॉम्बिनेशन कठोर मृदु का होगा या मृदु कठोर का होगा। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो देखो इधर देखिए, यहां पर देखो, यहां पर आप लोगों की कोबाल्ट मेटल है, ध्यान से समझना। यहां पर आप लोगों की कोबाल्ट मेटल है। अब कोबाल्ट के बारे में हम जानते हैं कि जो कोबाल्ट मेटल होती है वो कठोर अम्ल की तरह व्यवहार करती है, हार्ड एसिड की तरह व्यवहार करती है। लेकिन इस कोबाल्ट मेटल के साथ 5 CN लिगेंड जुड़े हुए हैं और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि CN लिगेंड के अंदर जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है वो कौन बनाता है, कार्बन बनाता है। और कार्बन के बारे में हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि कार्बन मृदु क्षार की तरह अर्थात सॉफ्ट बेस की तरह व्यवहार करता है। तो ये पूरा जो आप लोगों का CN लिगेंड है इसका नेचर क्या हुआ, मृदु हुआ अर्थात सॉफ्ट हुआ। किसकी वजह से, इस कार्बन की वजह से, क्योंकि मेटल को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कौन करता है, कार्बन। और ये बात मैंने आप लोगों से पहले ही बता रखी है क्या किसी भी लिगेंड के अंदर अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो वो कठोर लिगेंडों की तरह व्यवहार करते हैं। और इनके अलावा कोई और प्रेजेंट हुआ वो मृदु लिगेंडों की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहां पर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, कार्बन करता है। तो ये जो CN लिगेंड है ये आप लोगों का कौन होता है, मृदु लिगेंड होता है। इस मृदु लिगेंड का इफेक्ट किस पर लगता है, मेटल पर लगता है। तो इस मेटल का नेचर भी क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। तो जो आप लोगों का ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें CO है ये यहां पर व्यवहार करेगी मृदु अम्ल की तरह, सॉफ्ट एसिड की तरह। बात समझ में आ गई ना। देखो एक बार फिर से बता देता हूं, इस कोबाल्ट का नेचर तो कठोर होता है लेकिन इस कोबाल्ट से 5 CN लिगेंड जुड़े हुए हैं और CN का नेचर क्या होता है, मृदु
मृदु होता है। तो यहाँ पर सहजीवन वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। सहजीवनता में मैंने क्या बात बताई थी कि मेटल की कठोरता व मृदुता डिपेंड करेगी लिगेंड पर। ये आप लोगों का कठोर था, लेकिन जैसे ही मैंने 5 मृदु लिगेंडों को जोड़ा, इससे 5 Cn- मृदु लिगेंडों को जोड़ा, तो इस कठोर का नेचर भी क्या हो गया, मृदु हो गया। और मेटल के बारे में तो आप लोग जानते हो, मेटल किसकी तरह व्यवहार करती है, अम्ल की तरह। तो ये आप लोगों को कौन हो गया, मृदु अम्ल हो गया, अर्थात सॉफ्ट एसिड हो गया। तो यहां पर आप लोगों का सहजीवन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है ना। मेटल पर इफेक्ट किसका लग रहा है, लिगेंड का लग रहा है। लिगेंड के इफेक्ट लगने की वजह से इस मेटल का क्या नेचर हो गया, मृदु अम्ल जैसा हो गया, अर्थात आप लोगों का सॉफ्ट एसिड जैसा हो गया। चलो ठीक है, इस वाले बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यहां पर जो आप लोगों का लिगेंड है, इसमें मेटल के साथ जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है वो कौन बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है। मेटल के साथ जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है वो कौन बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है। इसका मतलब इस नाइट्रोजन की वजह से ये लिगेंड किसकी तरह व्यवहार करेगा, कठोर क्षार की तरह, ठीक है ना। ये लिगेंड किसकी तरह व्यवहार करेगा, कठोर क्षार की तरह, क्योंकि इस लिगेंड के अंदर जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा या मेटल के साथ उपसंयोजक बंध बनाएगा वो कौन बनाएगा, आप लोगों का नाइट्रोजन बनाएगा। तो नाइट्रोजन के बारे में तो हम जानते हैं, नाइट्रोजन कौन होता है, कठोर होता है, ठीक है ना। और लिगेंड किसकी तरह व्यवहार करते हैं, क्षारों की तरह। तो ये कौन हो गया आप लोगों का कठोर क्षार। तो HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होता है, अस्थायी होता है, अर्थात अनस्टेबल होता है। इसलिए जो संकुल फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, आप लोगों का क्या है, अस्थायी है, क्योंकि HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, मृदु अम्ल और कठोर क्षार का। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCl थ्योरी का अकॉर्डिंग क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अर्थात अस्थायी होता है। चलो ठीक है, मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं। इस वाले कॉम्प्लेक्स को एग्जामिनर स्टेबल बता रहा है, तो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों का सेकंड होगा, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां पर ये COCN, ठीक है ना, मतलब कोबाल्ट के साथ 5 Cn लिगेंड जुड़े हुए हैं, और यहां पर ये कौन हो गया आप लोगों का, ACN, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों का कौन सा हो गया, सेकंड कॉम्प्लेक्स हो गया। और इसको एग्जामिनर क्या बता रहा है, स्टेबल बता रहा है। तो एक बात तो हम लोगों को पहले से समझ में आ गई कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्बिनेशन या तो कठोर कठोर का हो रहा है या मृदु मृदु का हो रहा है। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बताई है, कोबाल्ट का नेचर तो कठोर होता है, लेकिन सहजीवन वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है। मेटल का नेचर मतलब जो कोबाल्ट है इसका नेचर कठोर है, लेकिन 5 Cn लिगेंडों की वजह से इसका नेचर क्या हो गया, मृदु हो गया, अर्थात ये कौन हो गया आप लोगों का, मृदु अम्ल हो गया, अर्थात सॉफ्ट एसिड हो गया, ठीक है ना। मृदु अम्ल हो गया, अर्थात आप लोगों के सॉफ्ट एसिड हो गया। अब देखो ये जो आप लोगों का HCl लिगेंड है, इसमें मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है आप लोगों का सल्फर। और सल्फर को आते ही हम लोग समझ गए कि सल्फर हुआ, कार्बन हुआ, फास्फोरस हुआ, आयोडीन हुआ या H- हुआ, ये सभी आप लोगों के मृदु क्षार होते हैं, अर्थात सॉफ्ट बेस होते हैं। तो ये HCl जो लिगेंड है ये यहां पर मृदु क्षार की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात तो आप लोगों के यहां पर ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, सॉफ्ट बेस की तरह व्यवहार करेगा, और ये यहां पर सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, मृदु अम्ल का मृदु क्षार के साथ। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्थायी होता है, अर्थात स्टेबल होता है। पहले तो ये बात बताई, बात आप लोग समझ में आ गई। इसीलिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आप लोगों का कौन है, अस्थायी, ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्स सेकंड आप लोगों का कौन है, स्थायी। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेकंड के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट का, अर्थात मृदु मृदु का। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेबल होता है। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से सहजीवनता के आधार पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, सहजीवन वाली जो आप लोगों की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 3, इसको मैंने सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताया है, क्योंकि लास्ट ईयर की एग्जामों में ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। या तो वो सहजीवनता पर आप लोगों की टिप्पणी करवा देता है कि सहजीवन पर टिप्पणी लिखी है, शॉर्ट नोट्स लिखिए, या फिर आप लोगों से इस तरीका से क्वेश्चन पूछ लेता है, लास्ट में क्यों लगा देता है, फिर बोलता है इसको सहजीवनता के आधार पर समझाइए। तो बिल्कुल यहां पर सहजीवनता का कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसा कि मैंने क्या बात बोली थी, कोबाल्ट कौन होता है, कठोर होता है, लेकिन कोबाल्ट के साथ 5 Cn मृदु लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इन लिगेंडों का इफेक्ट किस पर लगेगा, मेटल पर। तो वैसे तो कोबाल्ट कठोर होता है, लेकिन जैसे ही 5 लिगेंड इसके साथ जुड़े तो इस कोबाल्ट का नेचर क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा, और ये मृदु अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। इसके अंदर यहां पर देखिए, यहां पर भी वही केस है आप लोगों का, कोबाल्ट के साथ 5 Cn लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो वैसे तो कोबाल्ट कठोर होता है, लेकिन 5 Cn लिगेंड जुड़े होने की वजह से इसका नेचर क्या हो जाएगा, मृदु अम्ल हो जाएगा, अर्थात ये कौन हो जाएगा आप लोगों का, सॉफ्ट एसिड हो जाएगा। और बाकी के इसमें तो हम जानते हैं कि जो HCl लिगेंड होता है इसमें मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सल्फर बनाता है, और जो NCS लिगेंड होता है इसमें मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है आप लोगों को नाइट्रोजन, ठीक है ना। और लिगेंडों की पहचान करना मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बता दी कि किसी भी लिगेंड के अंदर अगर फ्लोरीन हुआ
हुआ, ऑक्सीजन हुआ और नाइट्रोजन हुआ, और वो अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो कठोर क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं, हार्ड बेस की तरह व्यवहार करते हैं। और इनके अलावा कोई XYZ कोई भी प्रेजेंट हुआ जिसमें आप लोगों का कार्बन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, H- हो सकता है, ये सभी आप लोगों के मृदु क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात सॉफ्ट बेस की तरह व्यवहार करते हैं। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो इस तरीका से आप लोगों की जो एप्लीकेशन नंबर 3 थी सहजीवन, वो सहजीवन वाली एप्लीकेशन भी आप लोगों की कंप्लीट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। आगे आने वाले लेक्चरों में और जितनी भी एप्लीकेशन है उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ। जिन स्टूडेंटों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड के बीच में आप लोग इसके लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल से जुड़ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।